सो हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम कुछ मैथमेटिक्स की टर्म्स डिस्कस करेंगे कैलकुलस में। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए और आगे भी पूरी फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैलकुलस में हमें जो पढ़ना है वो दो चीज़ें पढ़नी है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, राइट। आप मैथमेटिक्स में भी इसको पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ में ये पूरा टॉपिक है आपका, लेकिन 12th में जाके आता है, लेकिन हमारे लिए फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए आप जब भी किसी भी चीज़ की फिजिक्स में जो भी एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में दो टाइप की अप्रोच होती है। जो अप्रोच होती है हमारे पास में वो दो होती हैं। एक होती है मैक्रोस्कोपिक, दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो दो अप्रोच होती है हमारे पास में, एक होती है मैक्रोस्कोपिक, दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक। ये मैं आपको बताता हूँ क्या होती हैं। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होती है हमारे पास में, ठीक है, व्हेन द होल सिस्टम इज considered as one. This is said to be my macroscopic. When the particles of system are taken as इंडिविजुअल, ठीक है। तो देखिए दो टाइप की अप्रोच हमारे पास में, एक मैक्रोस्कोपिक, दूसरी माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में डिफरेंस मैं आपको बता दूं, इसका एग्जांपल के साथ समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का अभी आपका रिजल्ट आया, राइट, और मैंने कहा, आपने कहा कि आपका स्कूल का रिजल्ट 90% है। कितना है कि आपके स्कूल का रिजल्ट है 90%। अब इस अप्रोच में यानी स्कूल जो कंप्लीट स्कूल है उसको मैंने एक सिस्टम मान लिया और मैंने सिर्फ उसी को एनालाइज किया कि भाई 90% मेरा पूरे स्कूल का रिजल्ट है। मैंने ये नहीं चेक किया उसमें कि इंडिविजुअल किसी बच्चे का रिजल्ट कितना है, मुझे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई साइंस का रिजल्ट कम है या कॉमर्स का रिजल्ट ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ओवरऑल रिजल्ट मेरा 90% है, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ। सो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। जब भी पूरा सिस्टम जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं, होल सिस्टम को कंसिडरेशन किया जाए, उसके जो बीच में पार्टिकल्स हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उनका कोई भी उसमें स्टडी ना की जाए, तो वो हमारा मैक्रोस्कोपिक होता है। और माइक्रो, जब हमारे पास में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। अगर हमें किसी स्कूल का रिजल्ट बताना है तो हम कह रहे हैं अच्छा हर इस बच्चे का रिजल्ट इतना है, इस बच्चे का रिजल्ट इतना है, इस बच्चे का रिजल्ट इतना है, ठीक है। तो वो होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, यानी हम हर इंडिविजुअल बच्चे का रिजल्ट निकाल रहे हैं और हमने ओवरऑल रिजल्ट निकाला है, तो वो हमारी मैक्रो होगी, ठीक है। इतना याद रखिए। तो जब भी बेटा हम कभी भी मैक्रो से माइक्रो जाते हैं, मैक्रो से माइक्रो जाते हैं, देन वी यूज डिफरेंशिएशन, तब हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। और अगर हम माइक्रो से मैक्रो जाते हैं, देन वी यूज द वर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जरा मैं आपको इसे एक एग्जांपल मोशन के, जैसे मान लीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यहां से यहां तक मूवमेंट किया, हमने कहा इस मोशन में हमने डिफाइन किया कि इसने 5 मिनट में ये 2 किलोमीटर मूव कर गया,
राइट, यहाँ था इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो देन इट इज सेट टू बी योर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, बिकॉज हमने एंड कंडीशंस ली है। ठीक है, और अगर हम यही कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे सामने, हमने उसकी पहले इतनी स्टडी की, टोटल मोशन उसने ये किया, लेकिन हमने स्टडी सिर्फ इतनी की गई। ठीक है, कि इतनी देर में, तो ये इसने टोटल डिस्टेंस अपनी कितनी देर में ट्रेवल की होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं माइक्रो, यानी हमने उसका एक छोटा सा पार्ट लिया है। ये पूरा मोशन था, अगर पूरे मोशन को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये मैक्रो हो गया, और उस मोशन के एक स्मॉल पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो माइक्रो हो। ठीक है, तो बस इतना अभी आपको याद रखना है। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट करना, तोड़ना, बड़े से छोटा। इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना। ठीक है, छोटे से बड़ा, मैक्रो से माइक्रो और माइक्रो से मैक्रो। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं अपने मोशन के टर्म्स में। मोशन में हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं, मोशन में हमारे पास में देखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर आई वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये सभी पैरामीटर्स आपके किस रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किए जाते हैं, किस रेस्पेक्ट में एनालाइज किए जाते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में किए जाते हैं। विद रेस्पेक्ट टाइम होता है। ठीक है, और पैरामीटर्स हमारे पास यही है मोशन। डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले देखिएगा, किसी घर में आप सभी, डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा है, वेलोसिटी उससे छोटा है, एक्सेलरेशन उसका सबसे उससे भी छोटा। ठीक है, और टाइम इनका एक कॉमन फ्रेंड है, आप ऐसे भी जस्ट फॉर रिमेंबर आप याद रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन। मैंने बताया आपको, देखिए अब बड़े से जब छोटे आएंगे, ठीक है, अगर हम बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, देन वी यूज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अगर हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, देन वी यूज द इंटीग्रेशन। यानी अगर आपको किसी में एक्सेलरेशन गिवन है और आपको निकालनी है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। छोटे से बड़े जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंशिएट सर। वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में पैरामीटर्स हैं आपको, या और किसके रेस्पेक्ट में, चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, हमारे लिए मोशन में बड़ा चीज कांस्टेंट है, हम जो भी करेंगे वो टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अब जरा हमको डिफरेंशिएशन समझते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो देखिए यार, जैसे ये होता है डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, दिस इज सेट टू माई डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ठीक है, जैसे ऑपरेटर होते हैं, अगर कहीं पे ये साइन लगा हुआ है, दिस मीन्स हम समझ जाते हैं अच्छे भाई प्लस है। ठीक है, ये है कि हम समझ जाते हैं मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर ये डी बाई डी एक्स कहीं पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंशिएशन है, ये उसका ऑपरेटर है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या होता है इसका, मतलब है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के ये जो नीचे होता है उसके रेस्पेक्ट में होता है। जैसे आप यूज करेंगे मोशन के लिए डी ओवर डी टी। ठीक है, दिस मीन्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम। जो भी नीचे होगा वो विद रेस्पेक्ट होता है। ठीक है, अब डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ इसका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा ये याद रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, डी ओवर डी एक्स कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए।
अगर कुछ और है, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व, तो जैसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x पावर n है, ठीक है, यानी x का ही फंक्शन है, तब तो ठीक है। तो x पावर n का हो जाता है आपका n x की पावर n माइनस वन, ठीक है, n x की पावर n माइनस वन, पावर आगे आ जाती है और पावर कम हो जाती है। हाँ, अब मैं बता रहा था आपको, अगर मान लीजिएगा ये d ओवर डी एक्स ऑफ x पावर n है, x ना होके कुछ और होता, मान लो y की पावर n, ठीक है, राइट। तो हमारे पास में है d ओवर डी एक्स ऑफ y पावर n। देन अब इस केस में क्या होगा, ये यहां पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहां पर है y। अब y देखिएगा, y के लिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो y x का फंक्शन होगा, मतलब y में x छिपा हुआ होगा, y फंक्शन ऑफ x होगा, या फिर y ये कांस्टेंट होगा। अगर y, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x है, देन d ओवर डी एक्स ऑफ y पावर n को जब हम करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप इसे, अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो हम इसे x एज्यूम करके इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो अगर x होता तो देखिए ये आता, यानी तो y हो गया, तो n y की पावर n माइनस वन, और इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम अलग से। इसे हम बेटा डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे, चेन रूल कहते हैं। d ओवर डी एक्स ऑफ y पावर n इज इक्वल टू एन वाई की पावर n माइनस वन, ठीक है। सो पहले तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दिया, दोबारा इसका फिर से डिफरेंशिएट किया, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। जो भी होगा y की वैल्यू हमारे पास में कुछ भी हो सकती है, वो हम यहां पर रखेंगे और फिर से x के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे। अगर ये कांस्टेंट होता है, x के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट होता है, देन d ओवर डी एक्स ऑफ y पावर n इट विल बी इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है। इफ हमारे पास में अगर कोई भी कांस्टेंट रखा हुआ है d ओवर डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट c, इट विल बी जीरो। बट इफ ए कांस्टेंट इज इन मल्टीप्लाई विद द फंक्शन, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो हमेशा याद रखोगे आप, पहले तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा और इस फंक्शन का एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा, फिर से दोबारा बता रहा हूं, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में होगा तो वो कांस्टेंट हमेशा बाहर रखा जाएगा और बाकी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही करेंगे, ठीक है। जनरली आपके उसमें यही केस आएगा x पावर n वाला, इसका n x की पावर n माइनस वन। इसी बेसिस पे अगर मैं आपसे बताऊं, मान लिया d ओवर डी एक्स ऑफ x है, x मतलब इसकी पावर वन, तो वन x की पावर वन माइनस वन, हाउ मच इट इज, वन x की पावर जीरो, दैट्स मीन्स किसी की पावर जीरो होती है तो वन होता है, तो आंसर कितना आ गया, तो वन। तो d ओवर डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया, वन। d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, टू एक्स की पावर टू माइनस वन, टू एक्स, ठीक है। d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन, यानी थ्री एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर फोर, ठीक है, फोर एक्स की पावर फोर माइनस वन, दैट्स योर फोर एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम करते जाए। ऐसे ही हमारे पास में कुछ और भी टर्म, जैसे d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाता है कोस एक्स, ठीक है। d ओवर डी एक्स ऑफ कोस एक्स, इसका हो जाता है आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है। बाकी जो भी टर्म्स हमारे पास आती रहेंगी डिफरेंशिएशन की, वो हम उसी टाइम पे नोट करते रहेंगे। मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए x पावर n है जो आपका आएगा, राइट। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, ऐसे ही आपका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम
माइक्रो से मैक्रो पे जाते हैं, यानी छोटे से बड़े पे जाते हैं, जोड़ना। इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना, राइट। ये जस्ट उल्टा होता है इसका डिफरेंशिएशन का, ये दिस ऐसे लिखा जाता है, ये है इसका ऑपरेटर। दिस इज सेड टू बी योर इंटीग्रल ऑपरेटर। इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन का था ये, अगर यहां पर जो भी लगा, अगर आपके लिए ये आएगी ऐसे टर्म, जनरली टी, हमारे लिए टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा जनरली, टाइम के रेस्पेक्ट डी टी, ठीक है। तो इसमें भी हमें यही पढ़ना है, एक्स पावर एन इंटू डी एक्स। एक्स पावर एन इंटू डी एक्स, ये इसका मतलब हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आ जाएगा आपका एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है। इस बार ये देखिए यार, वहां पर पावर पहले मल्टीप्लाई होती थी, देन पावर सब्ट्रैक्ट होती थी। अब यहां पर जस्ट उल्टा चलेगा, पहले पावर ऐड होगी और उसके बाद डिवाइड होगी, ठीक है। इसी बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं x इंटू डी एक्स तो कितना होगा, x इंटू डी एक्स यानी x की पावर वन, कितना हो गया, x पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन, एक्स पावर टू अपॉन में टू, राइट। मान लो सिर्फ पल यहां पर ऐसे लिखा हुआ है dx, यानी कुछ भी नहीं है, आप कह सकते हैं वन है। जब कुछ नहीं है तो वन है। वन को हम देखिए अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स पावर जीरो, क्योंकि किसी की पावर जीरो होती है तो वो वन हो जाता है। इसका आ जाएगा आपके पास में एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन में जीरो प्लस वन, हाउ मच इट इज एक्स। तो अगर बेटा कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ है खाली dx है तो आपका उसका हो जाता है x। जैसे x का वन हो जाता था डिफरेंशिएशन, ऐसी वन का इंटीग्रेशन x हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा, x की पावर टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन, ये दैट्स योर एक्स क्यूब अपॉन में थ्री। इसी प्रकार और भी, ठीक है। x पावर थ्री dx, x पावर थ्री प्लस वन अपॉन में थ्री प्लस वन, दैट्स योर x, ठीक है। जो यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में मैंने बताया, अगर कुछ और है तो वो फंक्शन हो सकता है और हम उसमें चेन रूल लगा देते थे। अगर ऐसा कुछ है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। चेन रूल इंटीग्रेशन का भी होता है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा लेंथी होता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि जब भी आपको अगर इस तरह को दिखाई देता है तो आप इंटीग्रेशन में उसकी वैल्यू को, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो y की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, ठीक है। जो फंक्शन x की टर्म्स में जो वैल्यू है उसकी, उसको उठा के पुट कर दीजिएगा और फिर उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। यही सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि चेन रूल इंटीग्रेशन का थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम ये करते हैं। सिमिलरली है, अगर मान लीजिएगा कोई कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में है, जैसे पहले था, मान लो कांस्टेंट इसके साथ मल्टी, तो कांस्टेंट जो भी होगा वो फिर से बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से भी, और x की मान लो x पावर n है, और इसका हम जो बचेगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन जो होते हैं आपके वो दो टाइप से के होते हैं। एक डेफिनेट, दूसरे इनडेफिनेट। भाई इंटीग्रेशन मतलब हम किसी चीज को छोटे से हम उसको एनलार्ज कर रहे हैं, छोटी अप्रोच से उसको बड़ी अप्रोच पे लेके जा रहे हैं। अगर हमारे पास में कोई बड़ी अप्रोच ले जाने का कोई एक लिमिट है, मतलब हम यहां से लेके यहां तक जा सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं डेफिनेट। और अगर लिमिट नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट, सिंपल, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, मान लीजिएगा कोई भी फंक्शन है आपके पास में x पावर n इंटू डी एक्स। अब इस x की जो वैल्यू है वो एक लिमिट लगा दी हमने, a से लेके b तक जा सकती है, यानी मिनिमम वैल्यू x की a हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू b हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमने इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी, इसको हम कहते हैं डेफिनेट या फिर फाइनाइट इंटीग्रेशन। करना कुछ नहीं, ये होती है आपकी लोअर लिमिट
और ये होती है बेटा आपकी अपर लिमिट। ठीक है, करना कुछ नहीं है, वही होगा x पावर n का हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, x पावर n का हो जाता था x पावर n+1 अपॉन में n+1। अब यहां पर ये तब था जब ये लिमिट, अब लिमिट है तो आप कुछ नहीं ऐसे कर देंगे, लिमिट लगा देंगे हम a से b, नीचे लोअर अपर। ठीक है, अब इस जो फंक्शन है, यहां पर फंक्शन कौन है x, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रेस्पेक्ट में, x की जगह उठा के एक बार अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट। ठीक है, तो x यहां पर ये रहा x, तो x की जगह पे b पावर n+1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फंक्शन चेंज होगा माइनस करके। ठीक है, a पावर n+1 अपॉन में। ठीक है, ये होता है हमारे पास में फाइनाइट। जब हम करेंगे इसके क्वेश्चन तो और भी ज्यादा हमें अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। राइट, तो इसी बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा पेन ले ले, इतने सारे पेन दिए मैंने तुम्हें। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, राइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में दो टर्म है, जैसे हम पढ़ रहे हैं। एक टर्म होती है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। राइट, इंस्टेंटेनियस, देखिए इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है हमारे पास में v, ठीक है, इज इक्वल टू, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, तो दैट्स योर डेल्टा x बाई डेल्टा t। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, यानी टाइम के लिए हमने लिमिट लगा दी यहाँ पर कि टाइम बहुत शॉर्ट है, डेल्टा t टेंड्स टू 0। इट इज नॉट 0 बट टेंड्स टू 0 मीन्स बहुत मिनिमम। ठीक है, सो देयरफॉर दिस टर्म कैन बी रिटन एज, अगर ऐसी तो दिस कैन बी रिटन एज dx बाई dt। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू dx बाई dt। यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास में वेलोसिटी आ जाएगी। राइट, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी आपकी एक्सेलरेशन होती है, तो a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। राइट, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज dv बाई dt। यानी अगर हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, तीन चीज़ होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर हम नीचे जाएंगे यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तो डिफरेंशिएशन, अगर ऊपर जाएंगे तो हम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके छोटे दो चार क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये आपका एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। आपको उसने पोजिशन दे दी है किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर किसी टाइम पे। ठीक है, जहां पर a और b आपके कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू है a इज इक्वल टू 8.5, b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज मीटर। आपको सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है, और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, कैसे निकालेंगे आप वेलोसिटी,
तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी कितनी होगी, dx बाय dt। ठीक है, सो दिस इज योर v इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ, हम इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पर a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका d ओवर डी टी ऑफ a प्लस डी ओवर डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। याद रखेंगे बेटा, जब भी अगर कोई इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है प्लस और माइनस के टर्म्स में, तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन दो वो अलग अलग टर्म हो जाती है। ठीक है, तो हमने a को a प्लस बी टी स्क्वायर है तो डी ओवर डी टी ऑफ a प्लस डी ओवर डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, जीरो होता है। प्लस यहाँ पर ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो पहले तो इसे बाहर लिख लो, और फंक्शन बचा आपका टी स्क्वायर। देखिए हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर भी टाइम ही है तो कोई इशू नहीं है, हम सीधे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये आ गया आपका b इंटू में टी स्क्वायर का आपको पता है 2 इंटू में टी की पावर 2 माइनस 1, कितना हो गया आपका ये 2bt। तो दिस इज योर 2bt। तो v इज इक्वल टू हो गया आपका 2bt। ये वेलोसिटी आ गई आपकी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, आपको बतानी थी वेलोसिटी एट 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ठीक है, तो अब नाउ एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हाउ मच द वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 इंटू में b की वैल्यू आपकी पता है आपको, इंटू में t 0, तो कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 इंटू में 2.5 इंटू में 2, राइट, तो ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में अच्छा एक चीज और हमसे कही गई है, आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। हाउ मच द एवरेज वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच। एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी, तो हम निकाल सकते हैं, राइट। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चे क्या करते हैं, देखिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे तो हमारे पास में वेलोसिटी ये है, हम यहाँ पर क्या करेंगे t की वैल्यू 4 और पुट करेंगे और वेलोसिटी निकाल देंगे और उसको सम डिवाइड प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये गलत है, आपको मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वो होता है आपका ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी हमेशा होती है आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, हमेशा यही रहती है, उसमें आप कभी भी वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड नहीं करेंगे। इस चीज के लिए आपको पहले भी मैंने बताया था और फिर से बता, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब 2 से 4 के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। हमारे पास में पोजीशन की इक्वेशन है a प्लस बी टी स्क्वायर, तो पहले आप t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन बताइए। सो नाउ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हाउ मच द x। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन कितनी हो, x1 आप कह सकते हैं इसे, तो दिस इज योर 8.5 प्लस 2.5 इंटू में 2 का स्क्वायर, सिर्फ t की वैल्यू पुट करी हमने, तो ये हो गया 8.5 इंटू में 2.5 इंटू 4 यानी हो गया 10, इट्स योर 18.5 मीटर। ये फर्स्ट पोजीशन आ गई। नाउ एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो कहाँ था, x2 इज इक्वल टू कितना हो गया 8.5 प्लस 2.5 इंटू में 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8.5 प्लस 2.5 इंटू में 16, ये आ गया आपका 8.5 प्लस 40, इट्स योर 48.5 मीटर। ठीक है, तो हाउ मच द टोटल डिस्प्लेसमेंट,
या नेट डिस्प्लेसमेंट। भाई पहले इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी 48.5 माइनस 18.5, इट्स योर 30 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। हाउ मच द टोटल टाइम? टोटल टाइम कितना लगा हमारा? 2 से 4 सेकंड के बीच में, यानी 4 माइनस 2 सेकंड लगा। भाई 2 सेकंड से शुरू करा 4 सेकंड तक, कितने हुए? 2 ही सेकंड हुआ टाइम, तो टोटल टाइम हो गया हमारे पास में 2 सेकंड। तो हाउ मच द नाउ एवरेज वेलोसिटी? इट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2, इट्स योर 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करते हैं हम ये क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे एवरेज वेलोसिटी, कभी भी आप वेलोसिटी का एवरेज नहीं लेते हैं, हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम ले जाते हैं। तो इक्वेशन आपके लिए कुछ भी गिवन हो सकता है आपको वेलोसिटी दे दे इक्वेशन में और आपसे पूछ ले, तब भी आपको उससे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं हम? इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, आपके असाइनमेंट में। मैं और 1-2 क्वेश्चन आपको रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिएगा एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपसे, ठीक है, कि x है, x आपको दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है आपको किसी भी मोशन का। इक्वेशन है आपकी a प्लस बी टी स्क्वायर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। a है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और b है आपका 3 सेंटीमीटर। सभी नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये दोनों कांस्टेंट है, वो आपको गिवन है। आपको वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। v आपको कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, राइट। तो आपको देखिए अब v कैसे निकलेगा आपका। यू विल जस्ट डिफ्रेंशिएट इट dx बाई डी टी, एंड देन यू विल जस्ट, जो भी आएगा उसके बाद आप वैल्यू पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, वो आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सभी करेंगे इसको, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन यू विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t, जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा है, बिल्कुल सेम आपको, ठीक है। और भी हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए करना चाहूंगा यहाँ पर, राइट। देखिएगा यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, राइट। ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20 है। आपको इस केस में एक्सेलरेशन निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो हाउ मच द एक्सेलरेशन? सबसे पहले तो देखिए डिस्प्लेसमेंट है, पहले तो आपको क्या निकलेगी? वेलोसिटी, डायरेक्ट नहीं आएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई डी टी, तो d ओवर डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ठीक है। तो d ओवर डी टी ऑफ अलग अलग कर देंगे हमने, 2t स्क्वायर प्लस d ओवर डी टी ऑफ 2t प्लस d ओवर डी टी ऑफ 4। यहाँ पर देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ t स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे हम। t स्क्वायर का कितना हो जाता है आपका? 2t, ठीक है, प्लस ये 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और t का करेंगे हम, t का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है 1, ठीक है। d ओवर डी टी ऑफ t का हो जाएगा आपका 1, प्लस ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, ठीक है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास में 4t प्लस 2, राइट। तो एक्सेलरेशन कितना है आपके पास में? dv बाई डी टी। अब इसका फिर से आप डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर डी टी ऑफ 4t प्लस 2 का, तो फिर से करेंगे हम d ओवर टी ऑफ 4t प्लस d ओवर डी टी ऑफ 2। कितना गया देखो? 4 तो ये बाहर आ जाएगा, d ओवर डी टी ऑफ t बचेगा, और ये सिर्फ कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 4। अब क्या ये एक 4 इसके साथ t है? नहीं है, टाइम नहीं है यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आपसे किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 4
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी यहाँ पर कांस्टेंट हो गई और कांस्टेंट वैल्यू आपकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि प्रूव दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी ये इक्वेशन आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो भी हम ऐसे ही करते हैं, एक्सेलरेशन निकाला हमने ए, आगे लिखेंगे हम ए इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम देयरफॉर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन नंबर 22 यही कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। हमने डिस्प्लेसमेंट लेना है पार्टिकल का। ठीक है, मान लेगा वो डिस्प्लेसमेंट आपका x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ठीक है, तो आपके लिए x इज इक्वल टू, आप यहां पर कोई भी कांस्टेंट लगा लेंगे, से c लगा लिया हमने, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगा लिया c, तो सी टी स्क्वायर हो गया। अब आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, पहले वेलोसिटी निकालनी है फिर एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, और आप जब ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व ये होगा हमारे पास में कि जब हम इसको इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास में वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी वो टाइम का फंक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहां पर 2t स्क्वायर था, वहां पर सिर्फ सी टी। ठीक है, आएगा सेम ही, वहां पर भी आपका कांस्टेंट बचेगा c, बाकी सब अपना डिफरेंशिएट होके वो टर्म्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बचेगा। तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन है जो अभी आपको आज अभी करने हैं। ठीक है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है।